हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयाग स्टडी। मैं हूं आपका ट्यूटर आशीष श्रीवास्तव और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। क्लास 9th में पहली बार आप इकोनॉमिक्स के आपको दर्शन हो रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने क्लास 8 में हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स पढ़ा होगा। बस क्लास 9th में आप देखेंगे एक और किताब आपके साथ एडिशनल जुड़ेगी, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? नॉर्मल सी बात है, इकोनॉमिक्स मैं बोल रहा हूँ। इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते क्या है? नॉर्मली बहुत सारे लोगों ने इसको डिफाइन किया। जैसे कुछ लोग बोलते हैं इसको क्या है, ये साइंस ऑफ वेल्थ है। कुछ लोग कहते हैं ये क्या है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? वेल्थ के बारे में और प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इकोनॉमिक्स के, बहुत सारे डेफिनेशन हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इस लेक्चर को। तो पहला जो चैप्टर है क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है? इसमें हम एक हाइपोथेटिकल विलेज के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है पालमपुर। और इस विलेज के थ्रू हमको समझना क्या है? हमें समझना है प्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में? प्रोडक्शन के बारे में। और वो बेसिक नीड्स जो किसी प्रोडक्शन के लिए क्या है, रिक्वायर्ड है, उन चीज़ों के बारे में हम लोग को क्या करना है, समझना है कि प्रोडक्शन के लिए कौन कौन सी बेसिक नीड्स क्या है, रिक्वायर्ड है। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन से जो इस पालमपुर विलेज के बारे में है। क्या है? द पर्पज ऑफ द स्टोरी टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्लियर करेंगे। और ये जो स्टोरी है जो इस बुक में दिया है वो क्या है, एक हाइपोथेटिकल विलेज का है जिसका नाम क्या है, पालमपुर। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है इमेजिनरी, काल्पनिक, जो रियल में ना हो। ओके, तो आइए पालमपुर के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने कि पालमपुर क्या है। एक वेल कनेक्टेड विलेज है अपने पड़ोसी विलेज से, ठीक है, टाउन के नज़दीक है, ठीक है। रायगंज अ बिगेस्ट विलेज है जो सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है किससे, पालमपुर से। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, यहाँ पे रोड्स अच्छे हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन बहुत सारे घरों में है। यहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं, 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और एक क्या है, प्राइवेट डिस्पेंसरी है। तो दिखा रहा है एक आइडियल विलेज की तरह दिखा रहा है। यहाँ पे सारी चीज़ें क्या है, अच्छी हैं। बट एक और चीज़ है, इस विलेज में कितने लोग रहते हैं? तो 450 फैमिलीज, जिसमें से 80 फैमिलीज क्या है, अपर कास्ट की हैं और लगभग 1/3 फैमिलीज क्या है, आपकी एससी कैटेगरी से क्या करती हैं, बिलोंग करती हैं। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था पालमपुर के बारे में। मोस्टली इस चैप्टर में हम लोग को समझना क्या है, एक चीज़ को समझना है क्या, जो है प्रोडक्शन। इस चैप्टर के थ्रू हम लोग समझेंगे कि प्रोडक्शन क्या है। अब ये पालमपुर क्या है, एक विलेज है। तो विलेज में मोस्टली किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है? विलेज में मोस्टली जो प्रोडक्शन होगा किसका होगा? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा। या फिर कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, हो सकता है शॉपकीपिंग हो सकता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो, डेयरी हो। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हमको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी। तो मोस्टली जो इस चैप्टर का पूरा फोकस है वो किस पे है, प्रोडक्शन पे है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन पे है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। यहाँ पे लिखा भी है द एम ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का एम क्या है? प्रोडक्शन का मतलब क्या है? इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। इसका मतलब है कि हम उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें जो हम चाहते हैं। या हम कह सकते हैं प्रोडक्शन का मतलब ये होता है टू प्रोड्यूस एनीथिंग, किसी ऐसी चीज का प्रोड्यूस करें जिसकी क्या हो, लोगों को जरूरत हो। तो वो क्या कहलाता है? प्रोडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोडक्शन। अब इस प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड कौन कौन सी चीजें हैं? तो पहली जो चीज है जो प्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में देखते हैं। किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो क्या है? वो है आपकी लैंड। सबसे पहली क्या है? द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। क्या है? रिक्वायरमेंट। प्रोडक्शन के लिए जो सबसे पहले जरूरी है वो क्या है? लैंड है। क्यों? लैंड के साथ और क्या है? वाटर एंड मिनरल्स। क्यों लैंड क्यों है? सपोज करिए कि हमें एग्रीकल्चर करना है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हम लोग कहाँ करेंगे? हवा में तो करेंगे नहीं ना, उसके लिए क्या चाहिए? लैंड चाहिए। या फिर हमें कोई फैक्ट्री बैठानी हो तो उस फैक्ट्री को हम लोग कहाँ बैठाएंगे? हवा में बैठाएंगे कि सर पे? उसके लिए लैंड चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो लैंड हमारा क्या है? सबसे पहला और सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। दूसरा है क्या? दूसरे की मैं बात करूं तो दूसरा है लेबर। लेबर हमारी क्या है? सेकेंड रिक्वायरमेंट है।
देख रहे हैं, लेबर। लेबर क्या होते हैं? पीपुल हु विल डू द वर्क, जो काम करते हैं। अब इस लेबर में दो तरह के लेबर आएंगे आपके, एक आ जाएगा स्किल्ड लेबर और दूसरा क्या आ जाएगा? अनस्किल्ड लेबर। स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर जिनके पास कोई प्रॉपर स्किल्ड हो, और अनस्किल्ड लेबर जिनके पास कोई स्किल ना हो। एग्जाम्पल की तरह समझिए, जैसे घर पे मिस्त्री आते हैं काम करने के लिए, लेबर्स आते हैं जब घर बनता है, तो एक आदमी होता है जो क्या करता है? प्रॉपर ब्रिक्स मेजर करके क्या करता है? अच्छे से रखता है और क्या करता है? दीवार को खड़ा करता है। तो एक प्रॉपर टेक्निक का वो यूज करता है जिसमें वो क्या है? पूरी तरह से स्किल्ड है। तो उस तरह के वर्कर जो किसी प्रॉपर चीज में क्या हो? स्किल्ड हो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? स्किल्ड वर्कर बोलते हैं। दूसरा उनके साथ एक और आदमी होता है जो ईंटें लाता है, सीमेंट लाता है, जिसके लिए किसी स्किल की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे वर्कर को हम लोग क्या बोलते हैं? अनस्किल्ड वर्कर के नाम से जानते हैं। जो तीसरी रिक्वायरमेंट है वो हमारी क्या है? वो है फिजिकल कैपिटल। वो क्या है? फिजिकल कैपिटल। अब ये फिजिकल कैपिटल भी दो टाइप्स के होते हैं। फिजिकल कैपिटल में एक होता है फिक्स कैपिटल और दूसरा क्या होता है आपका? वर्किंग कैपिटल। एक होता है आपका फिक्स्ड और दूसरा क्या होता है? वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या होता है? फिक्स कैपिटल क्या है? ऐसी मशीन, ऐसी चीजें जो हम एक बार फिक्स कर दें और दोबारा उनको खरीदने की जरूरत ना पड़े। जैसे कि ये बोर्ड है, मैंने लगा दिया, एक बार फिक्स हो गया, इसके बाद मैं हजारों क्लासेस इस पे लूंगा, फिक्स है, इसको दोबारा मुझे परचेज नहीं करना है, नहीं करना है। तो ऐसे कैपिटल को हम लोग क्या बोलेंगे? फिक्स कैपिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिक्स कैपिटल। दूसरा है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब ऐसे कैपिटल जिन्हें हमें क्या करना पड़े? बार बार परचेज करना पड़े। जैसे रॉ मटेरियल, कच्चा माल, मनी इन हैंड, ये क्या आ जाएंगे? आपके वर्किंग कैपिटल में आएंगे। भाई लोगों को सैलरी देनी है तो पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल, कच्चा माल चाहिए, जो एक बार खत्म हो जाएगा मुझे फिर से दोबारा मंगाना पड़ेगा, फिर खत्म होगा फिर मंगाना पड़ेगा। तो दो तरह के कैपिटल जरूरी है किसी भी प्रोडक्शन के लिए, एक तो फिक्स्ड और दूसरा वर्किंग कैपिटल। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चौथा, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल। ये क्या होता है? तो नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट। जो लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल, इन तीनों को मिलाकर क्या दे हमें? आउटपुट। क्या दे? आउटपुट। या इन सबको मिलाकर क्या दे? प्रोडक्शन करे। क्या करे? प्रोडक्शन करे। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ह्यूमन कैपिटल बोलेंगे। जैसे कि फार्मर्स हैं, एग्जांपल ले लीजिए। फार्मर्स क्या करते हैं? फार्मर्स की बात अगर मैं करूं तो फार्मर्स लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल सबका यूज करके क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो फार्मर क्या हो गया? एक तरह से आपके ह्यूमन कैपिटल हो गए। जैसे अंबानी है, वो सारे रिसोर्सेज का यूज करके क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो भी एक तरह से क्या है? ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है? नॉलेज एंड एंटरप्राइज, ह्यूमन ब्रेन, वही क्या है? ह्यूमन कैपिटल है। अब इन सारी चीजों को अगर आप देखेंगे, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, ये चार बेसिक चीजें हैं जो किसी भी प्रोडक्शन के लिए क्या है? रिक्वायर्ड है। अगर इनमें से कोई एक भी चीज मिस हो जाए तो प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। इनमें से कोई भी एक चीज मिस हो जाए तो प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैं लैंड की बात करूं, अगर लैंड ना रहे तो क्या लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल किसी चीज का प्रोडक्शन कर पाएंगे? भाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? फार्मिंग कहाँ करेंगे? सर पे। फैक्ट्री कहाँ बनाएंगे? सर पे। हवा में बनाएंगे? संभव तो नहीं है ना। तो लैंड क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसी तरह अगर लेबर ना हो, लैंड हो, फिजिकल कैपिटल हो, ह्यूमन कैपिटल हो, लेबर ना हो, तो प्रोडक्शन कौन करेगा? लैंड हो, लेबर हो, बट फिजिकल कैपिटल ही ना हो, यानी कि मशीनरीज ना हो, टूल्स ना हो, बिल्डिंग्स ना हो, रॉ मटेरियल ना हो, पैसे ना हो, तो क्या पॉसिबल है प्रोडक्शन कर पाना? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। या सब कुछ हो बट ह्यूमन कैपिटल ना हो, तो इसके बिना भी प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं है। That's why इन चारों को अगर मैं देखूं तो इन चारों को कंबाइंड रूप से हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हीं चारों को कंबाइंड रूप से हम लोग बोलते हैं क्या? फैक्टर्स ऑफ
प्रोडक्शन, क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड चीजें हैं वो क्या हैं, ये चारों हैं, और इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? चलिए बात करते हैं हम लोग, अभी तो पालमपुर के बारे में बात करते हैं, विलेज के बारे में बात कर रहे थे, तो विलेज प्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो विलेज में नॉर्मल किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है, तो विलेज में जो प्रोडक्शन होता है वो फार्मिंग, किसकी है, फार्मिंग, किसानी, खेती। तो आइए फार्मिंग के बारे में थोड़ी सी हम लोग बातें करते हैं। फार्मिंग इन पालमपुर, पालमपुर में फार्मिंग कैसी है। तो पहली जो रिक्वायरमेंट है किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए वो क्या है, लैंड, क्या है, लैंड। तो अगर मैं फार्मिंग की बात करूं तो क्या पालमपुर में फार्मिंग मतलब प्रोडक्शन, किसी चीज का क्या करना, प्रोडक्शन करना। तो प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन क्या है, फार्मिंग भी क्या है, एक तरह का प्रोडक्शन ही तो है। तो प्रोडक्शन के लिए, फार्मिंग के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी, लैंड होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी सर, लैंड होगी। तो जो पालमपुर है उसमें मैक्सिमम लैंड क्या है, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। लैंड क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है पालमपुर में। अब इससे ज्यादा लैंड पालमपुर में नहीं हो सकता, लैंड क्या है, फिक्स्ड है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, सर अगर लैंड फिक्स है तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे फार्मर के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके। लैंड तो फिक्स्ड है, लैंड इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे फार्मर के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। जी भाई है, क्यों नहीं, बहुत जरूरी है, बहुत सारे तरीके हैं। जिसमें पहला तरीका है वो क्या है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड। मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट बहुत पहले हुआ करता था, मेरे जमाने से भी पहले, जब हम लोग इसमें एक पॉइंट्स और लिख सकते थे। कौन सा पॉइंट, फार्मिंग इन मोर लैंड, फार्मिंग इन मोर लैंड। तो ये अगर मेरे दादा के दादा लिखते तो मैं भी शायद ये क्या हो जाता, आप एग्जाम में लिखते तो सही हो जाता। लेकिन नाउ एंड डे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लैंड क्या है, फिक्स्ड है। इसके लिए आप जंगल काट के फिर एग्रीकल्चरल लैंड को बढ़ाओगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो लैंड क्या है, फिक्स्ड है। दैट्स वाई अगर लैंड फिक्स्ड है, लैंड अगर हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम क्या यूज़ करें, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज़ करें। जो भारत है वो टोटली मानसून पे डिपेंडेंट है। जो हमारा क्लाइमेट है क्या है, मानसून पे। आज भी भारत में लगभग 60% एग्रीकल्चर किस पे डिपेंडेंट है, आपके मानसून पे डिपेंडेंट है। तो मानसून सही है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सही है, मानसून खराब, प्रोडक्शन खराब। तो इससे बचने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड का। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में हम लोग किसका यूज कर ले भाई, हम इरिगेशन यूज कर सकते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, टेक का यूज कर ले। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम क्या करें, ट्यूबवेल्स लगाएं। पालमपुर में भी आप देखेंगे इस चीज को समझाया गया है कि गांव में क्या लगाया गया, ट्यूबवेल्स लगवाए गए, जिससे क्या हो सके, किसी भी सीजन में मौसम भाई आपका मानसून हो चाहे ना हो, हम क्या सकें, प्रॉपर इरिगेशन कर सके। कहाँ पे, फील्ड्स में। अगर इरिगेशन करेंगे प्रॉपर तो प्रोडक्शन हमारा क्या होगा, अच्छा होगा। प्लस टेक्नोलॉजी का यूज कर लें। किसका यूज कर लें, टेक्नोलॉजी। दूसरा और क्या यूज कर सकते हैं भाई, हम मिक्स फार्मिंग का यूज कर सकते हैं, मिक्स क्रॉपिंग का यूज कर सकते हैं। मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है, मिक्स क्रॉपिंग का मतलब टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड एट द सेम टाइम। एक ही समय में, एक ही खेत में, एक ही फील्ड में एक से ज्यादा क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है, मिक्स क्रॉपिंग कहलाता है। जैसे गेहूं के साथ, वीट के साथ हम लोगों ने क्या देते हैं, मस्टर्ड दे दिया, पी डाल दिया, मटर डाल दिया, तो या आलू के साथ हम लोग कभी गाजर बो देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो इस तरह के फार्मिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स फार्मिंग, जिसमें एक टाइम में सेम फील्ड में एक से ज्यादा क्रॉप्स को क्या करें हम लोग, प्रोड्यूस करें। तो वो क्या कहलाता है, मिक्स फार्मिंग कहलाता है। दूसरा हम लोग क्या दे सकते हैं, हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर। एक साल में एक लैंड पे एक से ज्यादा क्रॉप प्रोड्यूस करना। थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना। यहाँ पे देखिए सेम टाइम है, यहाँ पे सेम टाइम नहीं है। एक साल में एक फील्ड में एक से ज्यादा क्रॉप प्रोड्यूस करना। जैसे गेहूं, गेहूं के बाद चावल, फिर गेहूं, फिर चावल। तो एक साल में 2 क्रॉप हम लोगों ने प्रोड्यूस किया ना, तो ये क्या है, मल्टीपल क्रॉपिंग है। बट एक साथ एक से ज्यादा क्रॉप प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है, मिक्स क्रॉपिंग कहलाता है। जैसे गेहूं के साथ सरसों, होता है कि नहीं होता है, एक साथ 2 चीजों का प्रोडक्शन हुआ तो वो क्या हो गया, मिक्स क्रॉपिंग हुआ। क्लियर है।
और क्या कर सकते हैं हम लोग, HYV सीड्स का यूज कर सकते हैं, हाईली यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज कर सकते हैं। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स होती हैं जो नॉर्मल सीड से ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोवाइड कराती हैं। तो ये कुछ ऐसे वेज हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, फार्मर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये जो HYV सीड्स हैं, ये जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं, ये जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है वो भारत में आए कब, ये भारत में आए 1960 के बाद, जब भारत में क्या आया, ग्रीन रेवोल्यूशन। जब भारत में क्या आया, ग्रीन रेवोल्यूशन, तो उसके बाद ये सारी चीजें भारत में आई हैं। तो अक्सर एग्जाम में पूछता है इन सारी चीजों के बारे में कि ग्रीन रेवोल्यूशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। तो आइए थोड़ा सा ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में देख लेते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था 1960 में इंडिया में, 1960 में। भारत में कब आया था, 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में फार्मर्स को, और मोस्टली जो इसका ध्यान था किस पे था, व्हीट एंड राइस प्रोडक्शन पे था। और इसमें जो सीड्स यूज किए गए थे वो कौन थे, हाईली यील्ड वैरायटी सीड्स, जिनको हम लोग बोलते हैं HYV सीड्स। अब इन सीड्स की खासियत क्या है, ये खासियत कर लो या बुराई कर लो, इनको क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में इरिगेशन चाहिए, वाटर चाहिए, प्लस ये नॉर्मल मैन्योर जो गोबर के खाद होते हैं उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको क्या चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक और केमिकल फर्टिलाइजर। बिना इसके ये अपना बेस्ट प्रोडक्शन या बेस्ट रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो डेट्स वाई HYV सीड्स के लिए हमें क्या जरूरी है, बहुत ज़्यादा इरिगेशन जरूरी है, केमिकल फर्टिलाइजर जरूरी है, पेस्टिसाइड जरूरी है, ताकि अपना क्या दे सके, बेस्ट रिजल्ट्स दे सके। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया, तो आप लिख सकते हो 1960 में आया। इसका एम क्या था, प्रोडक्शन इंक्रीज करना, किसका, व्हीट एंड राइस का। इसमें क्या यूज हुआ, तो इसमें HYV सीड्स का यूज किया गया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया गया। तो पूछता है एडवांटेज क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ फायदे बताइए, एडवांटेज बताइए। तो आप लिख सकते हो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद एग्रीकल्चर में। दूसरा, HYV सीड्स, किसका यूज हुआ, HYV सीड्स का, जिससे प्रोडक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हुआ। तो एडवांटेज में पहला लिखेंगे कि टेक्नोलॉजी। दूसरा, जो प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन भी क्या हो गया, इंक्रीज हुआ। पालमपुर में आप देखेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद 1 हेक्टेयर में, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले 1300 kg का प्रोडक्शन होता था, लगभग 1300 kg का क्या होता था, प्रोडक्शन होता था। बट आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन ये प्रोडक्शन इंक्रीज होकर कितना हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, यानी कि कहेंगे हम लोग HYV सीड्स के यूज के बाद पालमपुर में 1 हेक्टेयर में लगभग 3200 kg के आसपास क्या हो गया, प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। तो आप देखेंगे, कंपेयर करके देखेंगे, 1 हेक्टेयर में 1300 kg और 1 हेक्टेयर में 3200 kg, लगभग प्रोडक्शन कितना बढ़ गया, 2.5 गुने से ज़्यादा, 2.5 गुने से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के एडवांटेज में आप इस चीज़ को लिख सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आया एग्रीकल्चर में। दूसरा, इससे जो प्रोडक्शन हुआ वो लगभग 2.5 गुना क्या हो गया, ज़्यादा बढ़ गया, प्रोडक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हुआ, रैपिडली इंक्रीज हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में सबसे पहले कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, तो भारत में सबसे पहले जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। क्लियर है, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में। तो ये तो ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ एडवांटेज हो गए। क्या कुछ डिसएडवांटेज भी रहे, क्या कुछ ड्रॉबैक्स भी रहे ग्रीन रेवोल्यूशन के, क्या ग्रीन रेवोल्यूशन के कोई नुकसान भी हैं, दोनों चीज़ें जानना जरूरी है। अक्सर एग्जाम में पूछता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो डिसएडवांटेज भी है ग्रीन रेवोल्यूशन के, क्या है कि ग्रीन रेवोल्यूशन में जो HYV सीड्स हमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं हाईली यील्ड वैरायटीज सीड्स, इन सीड्स को मैंने यहाँ पे लिखा होगा, क्या चाहिए, प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए, जिसके लिए इरिगेशन करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इरिगेशन कैसे करेंगे भाई, मानसून है तो ठीक है, मानसून नहीं है तो फिर इरिगेशन करेंगे। इरिगेशन के लिए किसका यूज करेंगे भाई, हम ट्यूबवेल लगाएंगे, और ट्यूबवेल क्या करता है, ग्राउंड वाटर का यूज करता है। किसका यूज करता है, ग्राउंड वाटर। हम क्या करेंगे, ग्राउंड वाटर को बाहर निकालेंगे और क्या करेंगे, फील्ड को इरिगेट करेंगे, नॉर्मल सी बात है। तो इससे नुकसान क्या हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से,
जब हम लोगों ने HYV सीड्स का यूज़ करना शुरू किया, जिसमें हम लोग ग्राउंड वाटर को ज़्यादा यूज़ करने लगे, तो इससे क्या हुआ, ग्राउंड वाटर लेवल जो था, ग्राउंड वाटर लेवल वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ग्राउंड वाटर लेवल क्या हो गया, डिक्रीज। अचानक से ग्राउंड वाटर लेवल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और क्या हुआ, इससे एयर पॉल्यूशन भी हुआ। आप कहोगे सर ग्रीन रेवोल्यूशन से एयर पॉल्यूशन कैसे होगा? होगा बेटा, ग्रीन रेवोल्यूशन से कैसे एयर पॉल्यूशन हुआ? ग्रीन रेवोल्यूशन हम लोगों ने क्या यूज किया, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स। और ये जो पेस्टिसाइड्स है, जो केमिकल पेस्टिसाइड्स है, जो कीटनाशक है, वो केमिकल से बनते हैं। जब इनका हम पंप करते हैं तो इसके ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, तो कुछ तो प्लांट्स पे गिरते हैं, कुछ हवाओं में क्या हो जाते हैं, हवा के साथ मिल जाते हैं, जिससे हवा क्या होती है, पॉल्यूटेड। और जब हम सांस लेते हैं तो वो केमिकल सांस के माध्यम से कहाँ चले जाते हैं, हमारे अंदर, जिससे हमें तरह तरह की क्या होती हैं, बीमारियाँ होती हैं, लंग्स डिजीजेज हो जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ, कैंसर और भी बहुत सारी बीमारियाँ। ये सॉइल पोल्यूशन भी करता है। सॉइल पोल्यूशन कैसे करता है, या हम कह सकते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को भी क्या कर देता है, कम कर देता है। बार बार केमिकल फर्टिलाइजर के यूज से क्या होता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या कर देता है, मार देता है। कौन? ये केमिकल फर्टिलाइजर, जिससे धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, कम। इससे बहुत तरह तरह की बीमारियां भी होती हैं। आप देखेंगे इस रीजन में, पंजाब हरियाणा रीजन में आपको कैंसर पेशेंट बहुत मिलेंगे। तो एक तरह के डिसएडवांटेज भी आपको देखने को मिलेगा। और क्या करता है, वाटर पोल्यूशन। क्या होगा इससे, वाटर पोल्यूशन भी होता है। क्या होता है, वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन कैसे होगा, जो हम लोग फर्टिलाइजर डालते हैं वो क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, और पानी के साथ घुलकर वो कहाँ चला जाता है, अंडरग्राउंड वाटर में जाके मिल जाता है, जिससे अंडरग्राउंड वाटर क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड। और जब हम उस पॉल्यूटेड पानी को पियेंगे फिर हमें क्या होगा, बीमारियाँ होंगी कि नहीं होंगी। तो ये सारी चीज़ें एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ क्या थी, ग्रीन रेवोल्यूशन की थी। क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं वापस हम अपने टॉपिक पे। हम लोग बात कर रहे थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो पहला था वो क्या था, लैंड। और पालमपुर में कौन से प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे हम लोग, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो पालमपुर में मैंने बताया लैंड क्या है, फिक्स्ड है, लैंड इंक्रीज नहीं कर सकता। प्लस स्टोरी के स्टार्ट में ही मैंने बताया था कि पालमपुर में लगभग कुछ ऐसी फैमिलीज हैं, 80 फैमिलीज जो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जो लोअर कास्ट से बिलोंग करती हैं। उसी हिसाब से देखेंगे तो पालमपुर में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किसके पास कितना लैंड है, जिसके पास जितना लैंड होगा वो उसी के हिसाब से प्रोडक्शन करेगा। सच्चाई है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें पालमपुर में, तो पालमपुर में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा अनइक्वल है। चीज़ों को समझिए कैसे। सपोज करिए कि कुछ फार्मर्स हैं तो दुखी होना चाहिए, ठीक है। 3 फार्मर्स मैंने बता दिए। पालमपुर में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है आपको समझाते हैं। पालमपुर में कुछ ऐसी फैमिलीज है जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड है, बट कुछ ऐसी फैमिलीज भी हैं जिनके पास लगभग 150 ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास लैंड नहीं है। ये पालमपुर की नहीं, पूरे भारत की कहानी है। पालमपुर की नहीं, ये क्या है, पूरे भारत की कहानी है। भारत में बहुत सारे ऐसे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास लैंड ही नहीं है। लैंड नहीं है मतलब ये क्या है, लैंडलेस। क्या है ये, लैंडलेस है। ये रहा, एक सेकेंड, कलर चेंज कर लो थोड़ा। ये क्या है, लैंडलेस। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, लैंडलेस फार्मर। जिनके पास कोई लैंड नहीं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंडलेस फार्मर। यानी कि ये क्या है, जीरो लैंड। ऐसे फार्मर जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मीडियम फार्मर। क्या जानते हैं, मीडियम फार्मर। शॉर्टकट लिख देता हूं, मीडियम फार्मर्स। क्या लिख रहा है, मीडियम फार्मर्स। और तीसरा होते हैं बिग फार्मर्स। क्या बोलते हैं इनको, बिग फार्मर्स। इनके पास क्या होता है, मोर देन 2 हेक्टेयर, 10 हेक्टेयर से ज़्यादा
2 हेक्टेयर से ज़्यादा कितना भी हो, इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? बिग फार्मर्स के नाम से जानते हैं। तो ये तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है कहाँ पे? पालमपुर में। किसी के पास बहुत ज़्यादा लैंड है, किसी के पास लैंड ही नहीं है, किसी के पास लैंड ही नहीं है। यहाँ पे देखिए, द लैंड इज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन पालमपुर। अब ये पालमपुर की कहानी नहीं है, पूरे भारत की कहानी है। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पूरे भारत में अनइक्वल है। यहाँ पे दिख रहा है 240 फैमिलीज कल्टिवेटेड ए स्मॉल प्लॉट लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज। ऐसी फैमिलीज, लगभग 240 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन है। तो ऐसे फार्मर को हम लोग किस नाम से जानते हैं भाई? मीडियम फार्मर बोलो या फिर स्मॉल फार्मर, सॉरी इनको हम लोग स्मॉल फार्मर के नाम से जानते हैं। किस फार्मर के नाम से? स्मॉल। भाई 2 हेक्टेयर से कम जमीन मतलब स्मॉल। 60 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास मोर देन 2 हेक्टेयर जमीन है, 2 हेक्टेयर या मोर देन 2 हेक्टेयर जमीन है। तो ऐसे फार्मर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मीडियम फार्मर के नाम से जानते हैं। कैसे? मीडियम फार्मर। कुछ ऐसे फार्मर जिनके पास मोर देन 10 हेक्टेयर जमीन है, इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? लार्ज फार्मर के नाम से जानते हैं। किस फार्मर के नाम से? लार्ज फार्मर। तो यहाँ पे एक कॉलम और बना लेते हैं हम लोग, एक फार्मर को और बना लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। आ जाओ भाई, लाल वाला गुस्से में फार्मर, ये ऐसा फार्मर है जिसके पास लैंड नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लैंड लेस। ये ऐसा फार्मर है जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्मॉल फार्मर। ऐसा फार्मर जिसके पास मोर देन 2 हेक्टेयर या मोर देन 2 हेक्टेयर है, 2 हेक्टेयर से ज़्यादा, तो ये क्या है? मीडियम फार्मर। और जिसके पास 10 हेक्टेयर के आसपास है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? लार्ज फार्मर के नाम से, या इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बिग फार्मर के नाम से। किस नाम से जानेंगे? बिग फार्मर के नाम से, बिग फार्मर के नाम से जानेंगे। अब ये तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया पालमपुर में। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि लैंड का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में पहला क्या हो गया? लैंड। तो लैंड तो हो गया कि लैंड तो फिक्स है, लैंड क्या है? फिक्स्ड है। किसी के पास लैंड नहीं है, किसी के पास बहुत कम है, किसी के पास थोड़ा सा ज़्यादा है, किसी के पास बहुत ज़्यादा है। लैंड है भाई, सबके पास लैंड हो गया, और किसी के पास लैंड नहीं है। अब दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है? लेबर। हु प्रोवाइड द लेबर? दूसरा कॉन्सेप्ट भाई, लेबर कौन प्रोवाइड कराएगा? आ जाइए, पालमपुर में लेबर कौन प्रोवाइड कराएगा? तो जो स्मॉल फार्मर हैं या फिर जो लैंडलेस फार्मर हैं, वही क्या करेंगे? दूसरे के फील्ड में क्या प्रोवाइड कराएंगे? लेबर प्रोवाइड कराएंगे। क्यों? देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? लैंडलेस फार्मर। इनके पास 0 जमीन है, इनके पास थोड़ी सी जमीन, इनके पास थोड़ी ज़्यादा ज़मीन, और इनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है ना? तो जब फार्मिंग की बात आएगी तो इनके पास तो कोई लैंड नहीं है ना, तो ये अपनी रोजी रोटी के लिए क्या करेंगे? दूसरे फार्मर्स या फिर कह सकते हो बिग फार्मर्स और मीडियम फार्मर्स के यहाँ क्या करेंगे? एग्रीकल्चरल लेबर का काम करेंगे। वही हाल किसके साथ है? स्मॉल फार्मर के साथ भी है। क्यों? क्योंकि बहुत छोटा लैंड होने की वजह से ये अपनी ज़रूरत की चीज़ें, ज़रूरत लायक प्रोडक्शन भी नहीं कर पाते हैं। इस वजह से ये भी क्या करेंगे? इस मीडियम और लार्ज फार्मर के यहाँ क्या करेंगे? वर्क करेंगे एज अ एग्रीकल्चरल लेबर। एग्रीकल्चरल लेबर का विलेज में बहुत ही बुरा हाल है। क्यों? उनको जो सरकार द्वारा वेजेस फिक्स किए गए हैं लेबर के पर डे, वो भी नहीं मिल पाते। रीज़न है वहाँ पे कंपटीशन बहुत है एग्रीकल्चर लेबर में। सपोज कर लीजिए एक विलेज है या पालमपुर में ही, ए किसी काम को 100 रुपये में कर रहा है, तो उसी काम को करने के लिए बी भी तैयार है लेकिन 80 रुपये में ही करने के लिए तैयार है। उसी काम को करने के लिए सी भी तैयार है लेकिन 60 रुपये में ही कर रहा है। तो इससे क्या हो जा रहा है? कंपटीशन होने की वजह से जो वेजेस हैं वो क्या हो जाती हैं? कम। तो अक्सर जो गवर्नमेंट द्वारा डिसाइडेड वेजेस है वो भी इन एग्रीकल्चर लेबर्स को नहीं मिल पाता, या सम टाइम पैसे की जगह पे लोग क्या दे देते हैं? गुड्स दे देते हैं, सामान दे देते हैं, अनाज दे देते हैं। ठीक है, कभी कभी गांव में ऐसा भी होता है, लोग पैसे की जगह क्या दे देते हैं? धान, गेहूं, जो भी होता है वो दे देते हैं जिससे उनका गुजारा हो सके। तो ये जो लैंडलेस हैं और जो स्मॉल फार्मर हैं वो क्या करते हैं? बिग फार्मर या क्या करते हैं? लेबर प्रोवाइड कराते हैं। तो जो दूसरा टॉपिक था लैंड के बाद, दूसरा जो रिक्वायरमेंट था प्रोडक्शन का वो क्या था? लेबर। तो लैंड तो हो गया, और लेबर कौन प्रोवाइड करा रहा है? भाई गाँव में ये जो स्मॉल और मीडियम फार्मर हैं, सॉरी लैंडलेस और स्मॉल फार्मर है, यही तो लेबर प्रोवाइड करा रहे हैं। किसको? मीडियम एंड लार्ज फार्मर को।
तो इनके खेत में कौन काम कर रहा होगा सर? भाई ये अपने खेत में खुद काम करते हैं, अपने भी खेत में काम करते हैं और दूसरों के खेत में भी काम करते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या है फैक्टर्स में, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, याद है ना? तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है सर फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल मतलब रॉ मटेरियल, मनी, पैसा, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। यानी कि हम बात करें जो पैसा है, जो मनी है, वो कौन प्रोवाइड कराएगा इन फार्मर्स को? तो ये बेचारे स्मॉल फार्मर हैं, इनके पास कोई प्रोडक्शन नहीं है, थोड़ा बहुत प्रोड्यूस करते हैं और अपने खाने के लिए, इनके खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं हो पाता, और उस नीड को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं? दूसरों के खेत में जाके क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो अगर इनको फार्मिंग के लिए, नेक्स्ट फार्मिंग सीजन के लिए पैसा चाहिए, तो इनके पास नेक्स्ट फार्मिंग सीजन के लिए पैसा होता ही नहीं है। तो ये क्या करते हैं? लोन लेते हैं। क्या लेते हैं? लोन। तो लोन कौन देता है इनको? गांव में जो बिग फार्मर्स होते हैं, जो मनी लैंडर्स होते हैं, वो हाई इंटरेस्ट पे इनको क्या करते हैं? लोन प्रोवाइड कराते हैं। आपकी बुक में एक स्टोरी होगी, आप उसको देखेंगे, लगभग 24% इंटरेस्ट लेते हैं उस स्टोरी में। तो जो स्मॉल फार्मर होते हैं वो बिग फार्मर्स के साथ, या फिर हम बोल सकते हैं मनी लैंडर्स, जो गांव में साहूकार होते हैं, उनसे क्या करते हैं? पैसे उधार लेते हैं, ताकि नेक्स्ट फार्मिंग सीजन में क्या कर सकें? प्रोडक्शन कर सकें। वही अगर मैं मीडियम फार्मर के बारे में बात करूं, तो इनके पास जो लैंड होता है उसमें सफिशिएंट प्रोडक्शन ये कर लेते हैं, और सफिशिएंट प्रोडक्शन के बाद अपने लिए रखने के बाद इनके पास कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट बचता है। क्या बचता है? एक्स्ट्रा अमाउंट जो बचता है क्रॉप का, वो क्या करते हैं? वो मार्केट में सेल कर देते हैं, और उस सेल से जो पैसा आता है वो नेक्स्ट फार्मिंग सीजन में इनके क्या आता है? काम आता है। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ना क्रॉप्स का, इसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सरप्लस के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस अमाउंट ऑफ क्रॉप। आइए दिखा दें आपको। तो कहां से कैपिटल आएगा? स्मॉल फार्मर हैव बोरो मनी टू अरेंज द कैपिटल। भाई पैसा उधार लेंगे, नॉर्मल सी बात है, उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। किससे उधार लेंगे भाई? लार्ज फार्मर से लेंगे, या विलेज में जो मनी लैंडर्स होता है उनसे लेंगे। क्लियर है? या वो ट्रेडर्स जो आते हैं, उनका क्या कहते हैं, क्रॉप खरीदने के लिए, फसल खरीदने, उनसे उधार लेंगे। ठीक है, बट ये जो उधार लेते हैं ना, बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पे लेते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट सच लोन आर वेरी हाई। बहुत हाई इंटरेस्ट पे क्या देते हैं ये लोग? लोन देते हैं। क्लियर है? बट जो स्मॉल फार्मर हैं, जो मीडियम फार्मर हैं, जो लार्ज फार्मर हैं, स्मॉल फार्मर इसमें चला दीजिए, जो मीडियम फार्मर है और जो लार्ज फार्मर हैं, जो क्या करते हैं? अपने सरप्लस को क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं। ये देख रहे हो? अपने सरप्लस को सेल करके जो पैसा बचता है उसको सेव करके रखते हैं। क्या? नेक्स्ट फार्मिंग सीजन के लिए। तो इस सरप्लस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेस अमाउंट ऑफ एनी प्रोडक्शन। किसी भी प्रोडक्शन का एक्सेस अमाउंट क्या कहलाता है? सरप्लस कहलाता है। क्या कहलाता है? सरप्लस। तो उस सरप्लस का ये लोग क्या यूज करते हैं? प्रोडक्शन में यूज करते हैं। नेक्स्ट ईयर के क्रॉप प्रोडक्शन में क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। क्या? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। गांव में ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कैसे आते हैं? लैंड फिक्स्ड है। क्या है? फिक्स्ड। और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड। किसी के पास कम है, किसी के पास थोड़ा ज्यादा है, किसी के पास बहुत ज्यादा है। याद आ रहा है? पिक्चर देखिए, किसी के पास लैंड है ही नहीं, किसी के पास बहुत कम है, किसी के पास थोड़ा सा है, किसी के पास बहुत ज्यादा है। क्लियर हुआ? तो लैंड। दूसरा हमारे लिए क्या जरूरी है? लेबर। लेबर। तो इस लेबर के बारे में हम लोगों ने देखा कि स्मॉल फार्मर और लैंडलेस फार्मर क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? हमें लेबर प्रोवाइड करा रहे हैं विलेजेस में। तीसरा सर फिजिकल कैपिटल कहां से आएगा? भाई जो बिग फार्मर है वो तो सरप्लस से अपना क्या निकाल ले रहे हैं? फिजिकल कैपिटल निकाल ले रहे हैं, ताकि नेक्स्ट फार्मिंग सीजन में वो उनके क्या है? काम आए। बट जो स्मॉल फार्मर है वो क्या करते हैं? बोरो करते हैं मनी, उधार लेते हैं। मनी क्या करते हैं? बोरो करते हैं, उधार लेते हैं नेक्स्ट फार्मिंग सीजन के लिए। और जो चौथा है, अब जो मेन है, वो उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। तो गांव में इन सब का यूज करके प्रोडक्शन कौन करता है?
गांव में इन सब का यूज करके जो प्रोडक्शन करता है वो है फार्मर। तो फार्मर क्या हो गया यहाँ पे, ह्यूमन कैपिटल हो गया। क्या हो गया, ह्यूमन कैपिटल। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये चीजें होनी चाहिए। तो इन्हीं सब चीजों को हम लोग को समझना था इस पूरे चैप्टर में कि प्रोडक्शन क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, पालमपुर में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे समझेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन फॉर्मिंग एक्टिविटीज। ये भी प्रोडक्शन का ही हिस्सा है। नॉन फॉर्मिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या है, ऐसी एक्टिविटीज जो फॉर्मिंग से इंक्लूडेड ना हो। बहुत सारे बच्चे अक्सर एग्रीकल्चर और फार्मिंग को एक ही में इंक्लूड कर देते हैं। फार्मिंग का मतलब होता है ग्रोइंग अ सिंगल क्रॉप इन ए लार्ज स्केल। किसी सिंगल क्रॉप को लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना ही क्या है, फार्मिंग है। जैसे गेहूं बो रहे हैं तो ये क्या है, फार्मिंग है। ठीक है, एग्रीकल्चर क्या है भाई, एग्रीकल्चर मतलब फार्मिंग प्लस रेयरिंग एनिमल्स। फार्मिंग के साथ रेयरिंग एनिमल्स अगर मैं जोड़ दूं तब वो किसका पार्ट बनता है, एग्रीकल्चर का पार्ट बनता है। तो एग्रीकल्चर एक बड़ा सर्कल है, ठीक है, और एग्रीकल्चर का छोटा सा पार्ट है क्या, फार्मिंग। तो फार्मिंग और एग्रीकल्चर डिफरेंट है, तो एक ही में मत मिक्स करिएगा। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज की जब मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं एग्रीकल्चर के जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड होंगे। तो फार्मिंग मतलब क्रॉप को ग्रो करना। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज की बात करूं, पालमपुर में ही बात कर लें तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में पहला आ जाता है डेयरी। डेयरी मतलब दूध उद्योग, जो लोग गाय पालते हैं और दूध का प्रोड्यूस करते हैं। तो अक्सर हर गांव में आपको डेयरी प्रोडक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। होता है कि नहीं होता है? तो डेयरी क्या, एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है। दूसरा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब छोटे छोटे उद्योग, जैसे राइस मिल हो गया, फ्लोर मिल हो गया, आटा चक्की हो गया, धनकुट्टी हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं। और क्या हो गया नॉन फार्मिंग में, शॉपकीपिंग। शॉपकीपिंग मतलब दुकान। भाई शहरों से कोई सामान लाता है और दुकानों में क्या करता है, बेचता है। ये भी क्या है, आपकी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में इंक्लूडेड हो गया। और ट्रांसपोर्टेशन, गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रैक्टर चलाते हैं, टेम्पो चलाते हैं, बसेस चलाते हैं, फार्मिंग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी एक्टिविटी जो फार्मिंग में इंक्लूडेड ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। क्लियर है, समझ में आया? यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट बता दिया है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में। देखिए शॉपकीपिंग आ जाएगा, डेयरी आ जाएगा, डेयरी में क्या हो जाएगा, दूध बेचना। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे देखिए यहाँ पे गुड़ बनाना लिखा है, जगरी बनाना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ट्रांसपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। टीचिंग भी एक क्या है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ ही है। टीचिंग भी गाँव में क्या है, स्कूल है, वो भी क्या है, एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है। टीचिंग भी क्या है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है। क्लियर हुआ? तो ये कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं जो गाँव में मोस्टली की जाती हैं। तो ये चैप्टर अब यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको अगर कोई भी चीज़ इस चैप्टर में समझ में ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे लिख के बता दीजिएगा, मैं उसे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।